तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ एहसिन फातिमा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई की बेंच में दायर की याचिका। लॉकडाउन प्रशासनिक मसला, यूपी सरकार ये कार्यपालिका के अधिकार में दखल है, ये कहा है यूपी सरकार ने। सरकार पहले ही अपने तरफ से जरूरी कदम उठा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है योगी सरकार। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। इस वक्त की अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई की बेंच में पहुंचकर याचिका दायर की है। तो सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई की बेंच में दायर की याचिका। लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है, यूपी सरकार ने यह कहा है, ये कार्यपालिका के अधिकार में दखल है, ये यूपी सरकार ने कहा है। सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है योगी सरकार। सरकार का ये मानना है लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है, लॉकडाउन लगाने से काफ़ी परेशानियां आ जाएंगी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए थे। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से जानकारी देने के लिए। सबसे पहले ब्रिजेश श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट ने जब आदेश जारी किया तो इसको लेकर याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने, तो किस तरीके का फैसला हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे बड़े शहर हैं जहां की स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो रही है, जहां के हालात लगातार खराब हो रहे हैं, और उसको देखते हुए अब हाई कोर्ट ने फैसला किया। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके तहत 26 तारीख तक इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है और आपसे कुछ देर में इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप है। सबसे अहम यह है कि लॉकडाउन लगाना या ना लगाना ये अपना सरकार का अपना दायित्व है, अपना काम है। सबसे अहम बात है कि आप ये तय कीजिए कि क्या व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पा रही, आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन जो कार्यपालिका का काम है आप उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। सीधे तौर पर न्यायपालिका को चुनौती दिया है प्रदेश सरकार ने। कहा है कि जो आदेश जारी किया गया है, आदेश पूरी तरह गलत है और इस आदेश पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हम इन 5 शहरों में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम उन शहरों में जहां पर कोरोना के तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं, वहां पर हम सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि लॉकडाउन की वजह से जो अफरा तफरी या जो असहज स्थिति बनेगी उससे हम कैसे निपटेंगे, हमें वो भी समझना है। और ऐसे में हम सही समय पर सही फैसला लेंगे, लेकिन न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप ना करे। तो अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस बात पे फैसला करेगा कि हाई कोर्ट का आदेश कंटिन्यू रहेगा या प्रदेश सरकार जिस तरह से लॉकडाउन खत्म करना चाहती है वो रहेगा। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अपनी तैयारी को लेकर योगी सरकार क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, वो भी तो ये सवाल करेगा कि आपकी तैयारी क्या है। जिन शहरों में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में लोग कोरोना की चपेट में ना आए, इस चीज को लेकर क्या कुछ आपका एक्शन प्लान है आगे का? ब्रिजेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हवाला दिया जा रहा है उसमें रिकवरी रेट का हवाला दिया जा रहा है। उसमें लगातार ऑक्सीजन प्लांट्स को खड़े करने की बात है, दवाओं से लेकर के क्वारंटाइन सेंटर तक को एस्टेब्लिश करने की बात है। वो तमाम जरूरी कदम जो एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, जो लोगों को राहत देने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वो क्या क्या कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं, उन कदमों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी और उसके बाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन के फैसले को बदलने की मांग करेगी। तो अब ये देखना ये होगा कि आखिर फैसला क्या होता है।
ठीक है, एसके वाजपेयी मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों की, जिस तरह से हवाला दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो तैयारियों पर अगर नजर डाली, क्योंकि लखनऊ सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इन्फेक्शन से, तो किस तरीके की तैयारी है धरातल पर? बिल्कुल, तैयारियों की बात जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है और की भी जा रही है तैयारियां, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत को देखेंगे तो निश्चित है कि वो तैयारियां नाकाफी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजधानी लखनऊ और बाकी जो 5 शहर हैं जिनको लेकर कल हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था, तो कहीं ना कहीं वो निर्णय निश्चित है कि जब याचिका हुई और बहुत सारे ऐसे तथ्य हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन कराना ही एक सबसे बड़ा जो है उपाय हो सकता है इस दौरान जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें, 5800 केसेस कल थे, उसके अगर एक दिन पहले जाएंगे तो 6500 केसेस थे, उसके अगर एक दिन पहले जाएंगे तो 6000 केसेस थे। अगर हम इन परिस्थितियों को देखें तो जब प्रथम फेज का जिस दौरान संक्रमण हुआ था, जब लॉकडाउन लगा, उस दौरान लखनऊ में प्रतिदिन 1000-1200 मरीज निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन आज की डेट में जितने मरीज 3 से 4 दिन में निकलकर आए हैं, वो कहीं पिछले वाले फेज में 1 महीने में भी नहीं आए थे। तो ये बड़ा सवाल जरूर है। सरकार अपने दावे कर रही है, बातें रख रही है, अपने सवाल कर रही है, कोर्ट के फैसले पर भी चुनौती दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि लॉकडाउन लगाना ही उचित कदम होगा फिर इसके बाद? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब सरकार लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो निश्चित है कि लॉकडाउन लगाना ही एक बड़ा उपाय है। निश्चित है कि जो संक्रमित हो चुके हैं वो तो निश्चित ही कि निकलकर बाहर सामने आएंगे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना होगा। लेकिन अगले 7 दिन जब ये लॉकडाउन रहेगा तो कम से कम बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, इसकी तो गारंटी है। तो निश्चित है कि जब सरकार के पास कोई ऐसा उपाय नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, 1000 बेड का हॉस्पिटल सरकार बता रही है कि वो प्रोसेस में है, बन रहा है, 10 प्लांट हम बना रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को हम सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में आपके कहने का मतलब ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने का अब समय है। अब कंट्रोल करना इसी वजह से हो सकता है जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन लगेगा। आपके कहने का मतलब ये। इसके वाजपेयी बहुत शुक्रिया। विजय श्रीवास्तव जी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ दिल्ली में लगे मिनी लॉकडाउन पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया है। दिल्ली के सीएम ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया है। केजरीवाल ने पहले भी यूपी बिहार से यही रवैया अपनाया था। यूपी सरकार लाखों लोगों को घर पहुंचा रही है, ये कहा है। बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहाँ पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है। और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था। उधर बरेली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना संक्रमित विधायक नोएडा के अस्पताल में भर्ती। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद विधायक को मिला बेड। विधायक के बेटे ने सरकार और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। विधायक केसर सिंह गंगवार को नहीं मिल रहा था बेड। इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल विधायक को बेड नहीं मिल रहा था, इस पर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। अब फिलहाल उन्हें इलाज के लिए बेड मिल गया है। अपनी ही सरकार में बेड नहीं मिल रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बरेली की ये खबर है। बरेली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना संक्रमित विधायक नोएडा के
हॉस्पिटल में भर्ती और ऐसे में मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद विधायक को बेड मिल गया है। विधायक के बेटे ने सरकार और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन बेड की कितनी किल्लत हो रही है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीआईपी, वीवीआईपी को बेड नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कैसे बेड मिलेगा? बहुत ज्यादा व्यवस्था की जरूरत है और इधर तमाम परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं लोगों के बीच। विधायक केसर सिंह गंगवार को बेड मिल गया है फिलहाल। अब उनका उपचार सही तरीके से चल रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। कोरोना का इन्फेक्शन इस कदर हावी हो रहा है कि हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। जो यहां पर बाकायदा एहतियात भी बरत रहे हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है। अयाज खान संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अयाज, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इस खबर का बड़ा असर हुआ है। जी, बताना चाहेंगे, ये कल जैसे ही हमें इसकी जानकारी लगी तो हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और कहीं ना कहीं उनको इस का फायदा मिला। तो लड़के ने और जितने भी उनके मिलने वाले उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसका सीएमओ ऑफिस से फोन गया, उनको हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में वहां पे भर्ती कराया गया, वहां पे बेहतर इलाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खुश है परिवार और बेहतर स्वास्थ्य है। अब उनके आगे को अब वहां से जैसे ही ठीक होते हैं आएंगे वहां पे, तब हम फिर बात करेंगे उनसे। हालांकि उन्होंने फिलहाल इसका शुक्रिया अदा किया है। देखिए, विधायक है, विधायक को बेड नहीं मिल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? जी, अहम बात यही है कि विधायक जैसा आदमी जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के लिए सरकार से और कर्मचारियों से मांग करता है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी उन्हें बरेली में। ऑक्सीजन की कमी थी, फेफड़ों पे सीधा असर हो रहा था ज्यादा उसका तेजी से। तो कहीं ना कहीं चिंता थी परिवार में, बेटे को और कहीं ना कहीं क्षेत्र में विधायक हैं, सब लोगों को चिंता थी। जब उसकी बात सोशल मीडिया पे उसने ये बात कही और नहीं सुनने के बाद सोशल मीडिया पे बात की, तब हम लोगों तक ये जानकारी मिली, तब हमने ये खबर चलाई। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर हुआ है। सरकार दावा कर रही है बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, सारी कमी को पूरा किया जा रहा है। बावजूद इसके विधायक, अपनी ही सरकार में विधायक को बेड नहीं मिला। और ऐसे में क्या हम मान लें जो दावे हैं धरातल पर वो दावे फेल होते साबित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दावे धरातल पे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है जो विधायक के बेटे ने बयां की थी उस टाइम, और उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों पे असर ज्यादा पहुंच चुका है, स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो रहा है, जिसकी ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिल रही है। लगातार बराबर बात कर रहे थे वो अधिकारियों से, सीओ में ऑफिस वहां फोन किया लेकिन वहां फोन नहीं उठा। तो उन्होंने मदद से कुछ लोगों की, जब ये खबर चली और वहां तक बात पहुंची तो उन लोगों ने इस चीजों को ध्यान दिया। सीएमओ ऑफिस से फोन आया, उन्होंने कहा कि आप को वहां यथार्थ कोई हॉस्पिटल है नोएडा में, वहां पे भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये दावों की, सारे दावों की पोल नजर आ रही है। बात कर रहे हैं, जमीनी बिल्कुल हकीकत सही जानकारी दे रहे हैं अयाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब बेड मिल गया है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद कासगंज में कोरोना संक्रमण का कहर देखा जा रहा है। एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा की पत्नी का निधन हो गया है। नोएडा के अस्पताल में कोरोना से निधन हुआ है। ऑक्सीजन लेवल हो गया था 39। कई दिनों से नोएडा में इलाज चल रहा था। तो दुखद खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कोरोना से मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर एक निधन हुआ है कोरोना की वजह से। दरअसल एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा की पत्नी का निधन हुआ। नोएडा के अस्पताल में वो भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, 39 हो गया था। कई दिनों से नोएडा में उनका इलाज चल रहा था। तो दुखद खबर इस बीच, जब कोरोना से मौत हो जाती है तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कोरोना किस कदर हावी हो रहा है आप अंदाजा लगाइए। एक भी मौत आपके लिए नज़ीर है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन लेवल 39 हो गया था। कब से इलाज चल रहा था उनका नोएडा में, उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। तो
कासगंज की ये खबर है। एएसपी की पत्नी का निधन हो गया कोरोना की वजह से। नोएडा के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था। कई दिनों से नोएडा में उनका इलाज चल रहा था। ललित पंडित संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, ये दुखद खबर है। जब भी कोरोना से मौत होती है तो एक नजीर लेना चाहिए देशवासियों को। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साथ में जो मौतों के, जो कोरोना संक्रमितों की मौत का जो एक आंकड़ा वो भी लगातार साथ में बढ़ रहा है। ऐसे बीते दिनों कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा की धर्मपत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी और उनका नोएडा कोरोना अस्पताल में इलाज चल रहा था। और बीते दिन जब उनका ऑक्सीजन लेवल 39 पहुंच गया, उसके बाद में डॉक्टर्स भी उनको नहीं बचा पाए और अब उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। इस संबंध में जो तो क्या किसी और बीमारी से ग्रसित थी या फिर कोरोना की वजह से ही उनकी डेथ हुई है? अभी तक जो बताया जा रहा है कि वो कोरोना से ग्रसित थी। कोरोना से ग्रसित होने के चलते ही उनका जो सांस लेने में उनको काफी दिक्कत महसूस हो रही थी और जिसके बाद में उनका SpO2 लेवल काफी डाउन हो गया, 39 SpO2 लेवल पहुंच गया था। उसके बाद में उनकी एक मौत हो गई। जी ठीक है ललित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगेगा और ऐसे में लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों में बेचैनी पैदा कर दी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे। यहां एक बार फिर से 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी। देश में कोरोना संक्रमण बेलगाम हो चुका है। सरकारें मजबूर हो गई हैं और हालात इतने खराब हैं कि हालातों को काबू में करने के लिए कई राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं। दिल्ली ने भी 6 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे और कोरोना की रफ्तार कम होगी। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर देखने के बाद उस फैसले पर सरकार के सोचिए कि आखिर एक फैसला किस तरीके से हजारों कोरोना करियर तैयार कर सकता है। आप जरा ये तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री के एक ऐलान के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। जो लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर जो हर साल दिल्ली आसपास के इलाकों में कामकाज के लिए आते हैं, उन्हें जैसे ही पता चला कि एक बार फिर दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो गया तो उन्हें वही तस्वीर बरबस जो 1 साल पहले की तस्वीर थी वो उनके जेहन में फिर ताज़ा हो गई और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के घरों से निकल पड़े। और अब स्थिति देखिए, अब जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ सिर ही सिर दिखाई देंगे, यानी लोगों का वो सैलाब दिखाई देगा। अब आप सोचिए, ये हजारों लोग जिस जिस गांव में जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें से कितने लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कितने लोग इस इन्फेक्शन को लेकर के उन गांवों तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर अभी कोरोना पहुंचा ही नहीं। यानी पहले ही देश के हालात बेहद खराब हैं और ऊपर से ये कोरोना करियर देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचेंगे। लेकिन एक इसकी दूसरी कहानी भी है, इनकी मजबूरी भी है। ये उस कोरोना के खतरे के साथ तो जी सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दिल्ली में लॉकडाउन के साथ ही फैक्ट्रियों में ताले पड़ गए और अगर फैक्ट्री में काम नहीं चलेगा तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो इनके बच्चों के लिए रोटी और दूध नहीं आएगी। और इसी डर से ये सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं कि अगर नहीं कुछ रोजगार न मिलेगा लेकिन खेतों में जो रूखा सूखा होगा उससे परिवार तो चला लेंगे। यानी कि यहाँ पर सवाल कोरोना से बड़ा भूख का है। कोरोना से खतरा इनके लिए छोटा है, भूख से खतरा बड़ा है। लेकिन सवाल उन सरकारी फरमानों पर भी हैं कि आखिर एक फरमान कैसे हजारों लाखों लोगों को कोरोना करियर बना देता है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। जरा सोचिए कि आखिर ये फैसला 3 दिन पहले लेकर के 3 दिन बाद की तारीख अगर दी जाती तो शायद इतनी मारामारी देखने को नहीं मिलती। लेकिन आनंद फानंद में लिए गए फैसले और उसके बाद तस्वीर सबके सामने है। अब भगवान ही तय करेगा कि आखिर ये सारे लोग अपने घरों में सुरक्षित वापस लौटेंगे और वहाँ रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।